गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सभी को अवगत है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जारी हो गई है, फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं और हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने आवेदन कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में क्या सिलेबस रहेगा, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन कम आएंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, कौन सी बुक हमें पढ़नी है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप पहली बार कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और अगर आपने 2-3 बार पहले भी तैयारी की है और काफ़ी तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की होगी और उस गलती को आप यहाँ पर किस प्रकार से सुधार सकते हो। तो आज पूरे सिलेबस का जो एनालिसिस है वो हम करेंगे और मैं इसके साथ में इंक्लूड करूँगा 11th और 12th, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 11th और 12th की एनसीईआरटी को प्रेफर करूँगा पूरे सिलेबस के आधार पर। आपको बताऊँगा कहाँ से कैसे कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। वैसे हम सब लोगों को इसके बारे में पता है, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी तक का जो हमने सफ़र किया है उसमें ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो एग्रीकल्चर, एक राजस्थान जीके और एक जर्नल हिंदी। एग्रीकल्चर के टोटल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 60 प्रश्न 180 नंबर के होंगे। वहीं राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 नंबर के होंगे और हिंदी के कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। यानी पूरे जो पेपर में आपको प्रश्न आएंगे वो 100 आएंगे और कितने नंबर के होंगे, ये 300 नंबर के होंगे। इसके बाद में अगर बात करूं, एग्रीकल्चर को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे और ये इसी प्रकार से हमें प्रश्न परीक्षा में आएंगे। एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे और वही जो एनिमल हस्बेंड्री अपनी, इसके भी कितने आएंगे, इसके भी अपन को 20 प्रश्न आएंगे और ये भी अपने 60 नंबर के होंगे। इस प्रकार से जो है अपना सिलेबस रहने वाला है। अब बात यह है कि सर कौन से सिलेबस में, कौन सी सब्जेक्ट में कितने, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे यहाँ बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हमें पूछे जाएंगे। जनरल वे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर पूरी बात 11th और 12th की एनसीईआरटी के बेस पर करूँगा और हमें पूछा भी प्रश्न वहीं से जाता है। जर्नल वे में सबसे पहले मान लो हम एग्रोनॉमी की बात करें या शस्य विज्ञान की, दोनों पोर्शन मैंने बांट ली शस्य विज्ञान में। 11th से आपको कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और 12th से आपको कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। बिल्कुल ये जो आपका सिलेबस बोर्ड का आया है, अधीनस्थ बोर्ड का, उसी के आधार पर है। जर्नली अगर मैं 11th एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रोनॉमी के हमारे 7 टॉपिक हैं। भारतीय कृषि का इतिहास और इसकी शाखाएं, दूसरा है मौसम और जलवायु, तीसरा है मृदा विज्ञान, चौथा है आपका पादप पोषक तत्व, पांचवा है आपका खाद्य एवं उर्वरक, छठवां है आपका सिंचाई और सातवां है आपका कृषि यंत्रीकरण। मैंने पोषक तत्व और खाद्य उर्वरक को अलग अलग कर दिया है। वैसे जब आप 11th में जाओगे तो आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, 11th में एक ही चैप्टर में दोनों चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा एक क्या है, कृषि यंत्रीकरण है। वहीं एग्रोनॉमी में 12th की बात करूं कि 12वीं कक्षा के कौन कौन से चैप्टर हमें एग्रोनॉमी में पूछे जाएंगे, तो जनरल वे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ बीज वाला जो कि पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जैविक खेती जो दूसरा चैप्टर है अपना, एक सिंचाई जो तीसरा चैप्टर है, खरपतवार जो कि चौथा चैप्टर अपना, उसके बाद शुष्क खेती ये 5वां चैप्टर अपना। नेक्स्ट फसल पद्धति, फसल पद्धति ये 5वें चैप्टर में है। जनरल अगर हम बात करें फसल चक्र है, फसल पद्धति है, मिश्रित फसल है, वो सभी उसी में इंक्लूड है। एक फसल उत्पादन, फसलों का अध्ययन जो 6वां चैप्टर है, वहां से हमें प्रश्न आएंगे। इनके अलावा भी हमें एग्रोनॉमी में कुछ पूछा जाएगा। ये तो 11th और 12th के चैप्टर हो गई, इनके अलावा और क्या आएगा जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम गौर करेंगे। एक तो में आता है सामान्य परिचय भारत और राजस्थान का, भारत और राजस्थान के संबंध में हमें एग्रीकल्चर का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। फिर और क्या आएगा, कृषि गणना। कृषि गणना का मतलब है कृषि के आंकड़े, कौन सी फसल का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये सारे आंकड़े हमें पूछे जाएंगे। फिर हमें कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं, शस्य विज्ञान की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना शस्य विज्ञान का जो सिलेबस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कौन सा है, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर।
चलिए, अगर मान लो अब मैं उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो इसको भी मैंने सेम उसी पैटर्न पर डिवाइड किया है, 11th और 12th। जनरल में आप देखोगे 11th हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से पॉइंट हैं, तो उद्यान विज्ञान का महत्व है, उसके बाद पौधशाला है, अलंकृत बागवानी है, उसके बाद सब्जियों की अध्ययन है, फूलों का अध्ययन है और औषधीय फसलों का अध्ययन है। ये 6 पॉइंट तो हमें कहाँ से आ रहे हैं, 11वीं की एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। फिर 6 पॉइंट में कहाँ से आ रहे हैं, 12वीं की एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति और महत्व 7वां चैप्टर है आपका। पादप प्रवर्धन 8वां चैप्टर 12th एग्रीकल्चर का। फलोद्यान स्थापना 12th एग्रीकल्चर का 9वां चैप्टर है। अफलन के कारण और निवारण 12th एग्रीकल्चर का ये 9वां चैप्टर है, ये भी 9वें चैप्टर में आते दोनों, ठीक है। इसके बाद परिरक्षण आपका 11वां चैप्टर 12th एग्रीकल्चर का, और फलोत्पादन आपकी एग्रीकल्चर का 10वां चैप्टर है। टोटल कहने का मतलब यह है कि 11th और 12th से कुछ भी बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, वही है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस था उद्यान विज्ञान का वो पूरा हो गया। इतने पॉइंट आपको आएंगे और दोनों के दोनों जो पोर्शन है वो 11th और 12th एनसीईआरटी में इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद में और चलूं, नेक्स्ट अगला पोर्शन कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पशुपालन। जनरली अगर मैं बात करूं तो अगला पशुपालन। अब अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन भी पूरा का पूरा अपन को 11th और 12th एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। दिखा दूं मैं आपको प्रैक्टिकली 11th की एनसीईआरटी के कौन कौन से पॉइंट है। तो पशुधन का महत्व पहला पॉइंट है। पशुधन प्रबंधन जिसमें कई तरह के प्रबंधन है, पशुओं का चुनाव है, आयु ज्ञात करना, भार ज्ञात करना, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, पशु आवास, पशु प्रजनन, और उसके बाद सामान्य प्रबंधन जैसे खुरेरा करना है, दूध निकालना है, ठीक है, सींग रोदन है, ये आपके सामान्य प्रबंधन में आ जाएंगे। फिर एक पशु औषधियाँ और फिर है मुर्गी पालन। ये तो आपके 11th की एग्रीकल्चर में दिए हुए हैं पशुपालन के। और उसके बाद 12th की एग्रीकल्चर में 3 ही पॉइंट है आपके, दूध एवं दुग्ध उत्पाद है, उसके बाद पशु नस्ल है और उसके बाद पशु रोग। ये 3 पॉइंट आपकी 12th की एग्रीकल्चर में है। इनके अलावा भी कुछ पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। कौन कौन से पॉइंट हैं, तो एक तो है आपका पशु विकास की योजनाएं। कौन सा, पशु विकास की योजना आपसे पूछा जाएगा, पशुओं से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। दूसरा है दुग्ध विकास, आपसे पूछे थे जो डेयरी वगैरह आती है जिसमें सफेद क्रांति आती है इसमें, वो आपसे पूछा जाएगा। एक पशु गणना के प्रश्न में पूछे जाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पशु कहाँ कितनी संख्या में पाए जाते हैं ये पूछा जाता है। एक पशुओं से संबंधित जो संस्थान है उनके हमें सवाल आते हैं। तो इतने सवाल, इतने पॉइंट हमें कहाँ से आएंगे, पशुपालन से आएंगे। एग्रीकल्चर की तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो अपना कंप्लीट हो गया, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। और बिल्कुल अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। जो आपकी बोर्ड की बुक है 12th की, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सभी उसके अंदर इंक्लूड है। समझ में आ गया होगा। और ये वही सिलेबस है जो बोर्ड ने जारी किया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे क्या आएगा आपको, राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके को भी मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट तो मैंने बना दिया है भूगोल का, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी के कौन कौन से पॉइंट आते हैं, बहुत कम पॉइंट है, पूरी जियोग्राफी नहीं है हमारे सिलेबस में। अब बहुत कम पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और संरचना, ठीक है। दूसरा है भौतिक विभाजन जिसमें भौतिक प्रदेश आते हैं। तीसरा है राजस्थान की जलवायु। चौथा है प्रमुख पर्वत। 5वां है नदियां। 6वां है मरुस्थल और 7वां है फसलें। ये आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो तो यहाँ से ये मान लो हटा दो इसको, आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे तो ये 6 पॉइंट आपको कहाँ पढ़ने हैं, ये 6 के 6 पॉइंट आपको पढ़ने हैं सीधा सीधा कहाँ, जियोग्राफी में, ठीक। तो ये ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत छोटा मैटर है। इसके बाद मान लो नेक्स्ट में आगे चलूँ, जियोग्राफी के अलावा इतिहास। इतिहास में भी कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं है आपके में, जो जनरल एग्जामों में आता है उससे काफी कम है। आप दूसरा कोई एग्जाम दोगे उसमें बहुत इतिहास आता है, इसमें बहुत कम है आपके में। जनरली अगर हम बात करें तो एक तो सभ्यता है जिसमें से 2 सभ्यता आपको पूछी जाएंगी, कालीबंगा और आहड़, हमेशा यही पूछी गई है। दूसरा एक व्यक्तित्व आपके में दिए हुए हैं, व्यक्तित्व में कौन कौन है, राजा है, साहित्यकार हैं, लोक कलाकार हैं, लोक संगीतकार हैं, लोक गायक हैं और खिलाड़ी हैं, खेल और खिलाड़ी। ये आपको क्या पूछे जाएंगे, व्यक्तित्व। इन व्यक्तियों का परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास में। और राजा केवल 8-10 हैं, कौन कौन से हैं, महाराणा कुंभा है, सांगा है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप है, राव जोधा है, राम मालदेव है, जसवंत सिंह है, वीर दुर्गादास राठौड़ है,
मानसिंह है, जयसिंह है और गंगा सिंह है। ये आपके राजा हैं, इनके अलावा कोई भी राजा आपको नहीं पूछा जाएगा। सारे आपको राजा भी नहीं पढ़ने इतिहास में। फिर क्या है, फिर 1857 का विद्रोह है, 1857 की क्रांति। और उसके बाद क्या है, राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का एकीकरण, मरुस्थल नहीं है, राजस्थान का एकीकरण है इसके अंदर, एकीकरण। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बेसिकली जो किसान आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, वो इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ध्यान रखना, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन वाला टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न उसके हर साल आते हैं और इस बार भी आने के चांस है, तो वो एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हो सकता है शायद टाइपिंग में छूट गया हो उनसे, ठीक है, तो उसके सवाल भी आपको आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 2 सब्जेक्ट हो गए अपनी, इसमें कला और संस्कृति हो रहे हैं। अब ध्यान रखना, राजस्थान जीके में आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा जो जोर लगाना है, वो कला और संस्कृति पर लगाना है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रश्न कला और संस्कृति के ही पूछे जाते हैं और ये है भी सबसे ज्यादा आपके में। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन की शब्दावली, जो राजस्थानी शब्दावली है वो आपसे पूछी जाएगी। फिर आपसे लोक देवी है, लोक देवता है, संत संप्रदाय है, काफी बड़े टॉपिक है। लोक पर्व, लोक त्योहार, लोक मेले और पशु मेले, ये आपसे पूछे जाएंगे। लोक कथा है, लोक गीत है, लोक नृत्य है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, फड़ हैं, लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र है और कठपुतली कला है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके कल्चर के बड़ी बड़ी पॉइंट है और इनमें से हर कंपटीशन में सवाल आता है आपको। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे जनजातियां हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं। स्त्री और पुरुषों के आभूषण है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। चित्रकला है, हस्तकला है, स्थापत्य कला है, जहाँ दुर्ग पढ़ते हो आप। पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, उनके भी सवाल आते हैं। और अगर मैं बात करूं संस्कार और रीति रिवाज, तो इनके भी सवाल आपको आते हैं। ये आपके कल्चर के पॉइंट हो गए जो आपके सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कोई भी पॉइंट आपका नहीं है। फिर एक पोर्शन अपना और बचता है हिंदी का। हिंदी में भी पूरी हिंदी हमारे में नहीं है, केवल जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के कुछ ही पॉइंट है, 9-10 पॉइंट जो हमारे सिलेबस में हमसे पूछे गए हैं। अब वो 9-10 पॉइंट कौन कौन से एक बार देख लो। एक तो संधि एवं संधि विच्छेद, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, समास है, संधि संधि विच्छेद और एक समास है। फिर क्या होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी दिए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द भी हमें दिए हुए हैं। विलोम शब्द भी हमसे पूछे जाएंगे। शब्द युग्म भी हमसे पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनके क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो मुहावरे और लोकोक्ति, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करूं एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, इनके प्रश्न भी आपको आएंगे। फिर प्रशासनिक शब्दावली, जो राजस्थान के संबंध में प्रशासनिक शब्दावली है, उसका एक क्वेश्चन हर साल आपको पूछा जाता है। एक और मैं आपको बता दूं, एक आपके सिलेबस में नहीं है, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तद्भव ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता, तो ये आप एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया जो कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पूरा का पूरा ये सिलेबस है। अब आप कहोगे सर इस सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है पेपर में, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, तो दूसरी किताबों के पीछे हमें भागना क्यों है, हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना। जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी के हर लाइन का अर्थ अलग अलग होता है, तो उस हर लाइन को एनालिस करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी से दूर रहते हैं तो ये मान के चलो आप अपनी सिलेक्शन से काफी दूर जा रहे हो, ठीक है। अब ये सिलेबस की बातें हो गई और एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, वह आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।